हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आई एम डॉक्टर कपिल कुमार और आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने इस सब्जेक्ट के लिए जो पेपर है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमें पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग। इसका सिलेबस मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, कैसे 5 यूनिट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आज ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। फिर अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। हालांकि एक सब्जेक्ट और है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हैं क्योंकि, लेकिन ये आपके इस सिलेबस का ये जो पेपर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, इसमें फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट है और प्रीवियस ईयर्स में इस यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इसे आगे बढ़ने से पहले इसको कवर करके चलूंगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि AKTU 24-25 में लास्ट ईयर में पूछा है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग, रीडेबल, मेंटेनेबल एंड एरर फ्री कोड। इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा इस लेक्चर को सुनने के बाद। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024-25 में। तो इसमें मैंने इसलिए लिया है इस क्वेश्चन को क्योंकि आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूजफुल फॉर ए सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज कंप्यूटर, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड हाउ एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर इंटरेक्ट टू ईच अदर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। इसका आंसर भी मिलेगा और ये 21-22 में पूछा गया था। इसी ईयर में 21-22 में वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हैं इसके बारे में बात की थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। एंड इन 17-18 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। यू आर इन एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर और हो सकता है आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया हो, बीसीए किया हो, तो आपको मालूम होगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसको, कौन करता है इस काम को, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, पर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used in trade, in education and research. Common operating machine particularly used in trade, in education and research. यानी कि जितने भी एप्लीकेशन एरियाज हैं जिसमें हम डिजिटली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई प्रोसेसिंग है जिसमें प्रोसेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, जैसे कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैपेबल ऑफ रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। वो डेटा को रिसीव करने का काम करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे यू वांट टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट यू शुड हैव टू नंबर्स। तो हाउ यू विल हैव टू नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से दो नंबर आप ले लेंगे, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस करना चाहते हैं, प्लस एडिशन करना चाहते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन you will get, suppose two numbers are 2 and 3, you will get 5, that is particular information। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। It typically consists of hardware components होते हैं such as central processing unit, जो CPU है central processing unit, that is brain of the computer, जो प्रोसेस करने का काम करता है। आजकल उसे CPU ना कह के क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आज कंप्यूटर्स हैं वो किसके कैपेबल हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग के कैपेबल हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में पैरेलल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, और पैरेलल प्रोसेसर्स का मतलब व्हेन देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट, जहां पे एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, एंड कनेक्टिविटी ऑप्शन सच एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर्स कम्स इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, जो आप घर में यूज करते हैं, लैपटॉप भी आपके पास होता है, टैबलेट्स भी आप जानते हैं, स्मार्टफोन्स आपने देखे होंगे, एंड दे आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड मच मोर। यानी कि जितने भी एप्लीकेशन एरियाज हैं सबके अंदर आप क्या यूज करते हैं, इस मशीन को यूज करते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है कहां से लिया गया है, कंप्यूट वर्ड से लिया है, विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कंप्यूट समथिंग, जो कुछ कैलकुलेट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात थी, क्योंकि मैंने इसलिए बताई बिकॉज ये जो
स्टार्टिंग इसी से की है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या मतलब है? कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज टेंजेबल, जिसे हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या मतलब है? विच इज टेंजेबल इन नेचर, विच कैन बी टच्ड। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच और मैनिपुलेट। These components include the central processing unit, memory unit, input devices, output devices and other peripheral devices जैसे कि प्रिंटर है, माउस है। These are the hardware devices, computer hardware। ये tangible होता है and typically includes items such as the computer case, यानी कि वो जो कैबिनेट होती है जिसके अंदर CPU होता है, मदरबोर्ड जिसके ऊपर CPU लगा होता है, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, मॉनिटर होता है जिसे हम देखते हैं, इसके ऊपर आउटपुट को देखते हैं, इनपुट को देखते हैं, कीबोर्ड जिससे इनपुट करते हैं, माउस जो पॉइंट ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप की डिवाइस है, प्रिंटर जिससे प्रिंट लेते हैं, एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक मैं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस लेक्चर के थ्रू कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमें सी प्रोग्रामिंग पे पहुंचना है। तो आज के लेक्चर में कुछ बेसिक बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और मेमोरी की बात करेंगे, देन 2 लेक्चर्स के बाद हम सी प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है विच इज सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, जिसे आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। बात यहां से शुरू होती है, मैं यहां आ जाता हूं। सबसे पहले तो क्या होता है? डेटा। तो आपको समझना चाहिए कि डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। उसके बाद क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, या मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाए, दैट इज इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आती है बात इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर टू चेंज द स्टेट ऑफ द इनपुट। एक ऐसा कमांड जो आप इनपुट को, जिससे कुछ आउटपुट में कन्वर्ट हो, यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन करने के लिए कंप्यूटर कुछ जो काम करता है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। दिस इज द वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन। लेकिन आप इसे टेक्निकली ऐसे बता सकते हैं, जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट जो काम करता है, कंट्रोल यूनिट किसी काम को करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, वो जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली उसे हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। उसके बाद आती है बात की प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इनपुट ए, सेकंड इंस्ट्रक्शन इज इनपुट बी, थर्ड इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेट बी प्लस ए प्लस बी, फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज जो रिजल्ट आया उसे सी के अंदर स्टोर कर दो, पांचवा इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है कि उसे जो रिजल्ट आया उसे डिस्प्ले कर दो। तो दीज आर दी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं प्रोग्राम का क्या मतलब है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन सबसे पहले यू शुड हैव 2 नंबर्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्शन ये नहीं हो सकता कि आप एडिशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होगा? यू शुड हैव ए बी, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो दीज आर दी वेरी बेसिक डेफिनेशन जो आप कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे क्या बनता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। अनलाइक हार्डवेयर विच इंक्लूड द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल। वो टेंजिबल था, दिस इज इनटेंजिबल, इसे आप टच नहीं कर सकते। एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिटल कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कुछ कोडिंग होती है, ये कुछ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये मशीन भी हो सकता है, ये असेंबली लैंग्वेज में हो सकता है, सी प्रोग्रामिंग में हो सकता है। सॉफ्टवेयर किस में हो सकता है? प्रोग्राम किस में लिखा जा सकता है? सी में हो सकता है, जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है। बट दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, यहां बना देता हूं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम को रन करने का जो काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है ना, ये सब क्या है? दीज आर दी, विंडो है,
और उसके बाद यूनिक्स है, लिनक्स है, दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम और यू कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिस्टम के ऊपर रन होते हैं, जैसे कि जितने भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं, MS वर्ड जिसका एग्जांपल है, या नोटपैड जिसका एग्जांपल है, जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि MS एक्सेल है, जितने भी डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस जितने भी हैं, RDBMS जितने भी हैं, ओरेकल, ये सब क्या है, फोक्स प्रो, या जितने भी गेम्स हैं, ये जितने भी गेम है ये क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या काम करता है? जो रिसोर्सेज को, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। और वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है। वो जिम्मेदारी किसकी है? डिवाइस ड्राइवर की है। डिवाइस ड्राइवर होगा तभी वो डिवाइस काम करेगी। या जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, कौन से हैं? जैसे कि डिस्क को क्लीन करने के लिए, फाइल को मैनेज करने के लिए, या एंटीवायरस जो है, या प्रोटेक्शन के लिए, दीज आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से रन होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर काम को। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो यू विल वर्क विद द वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड। आपको कोई शीट बनानी है, कोई टेबल बनाना है, या आपको कोई फार्मूला लगा के कुछ एग्जीक्यूशन करना है तो यू विल वर्क विद स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड MS एक्सेल इज द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट। वेब ब्राउजर, आपको दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर्स, गेम्स जितने भी, दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया प्लेयर्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी गेम्स हैं, ऑल दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहां से आप थोड़ा सा आइडिया आपको मिलना शुरू होगा कि सी प्रोग्रामिंग का कुछ आपको इंक्लूड करना है डिस्कशन। अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूनिट फर्स्ट का पहला स्टेटमेंट क्या है? व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? क्या क्या तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के? एक तो अप्रोच है एल्गोरिथमिक अप्रोच। एल्गोरिथमिक अप्रोच क्या होते हैं? जिसमें यू स्टार्ट राइटिंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होती हैं? एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक, या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मुझे 2 नंबर का एडिशन कैलकुलेट करना है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर? यू विल राइट सम स्टेटमेंट्स। यू विल राइट सम स्टेटमेंट इन जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी मस्ट बी एबल टू राइट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 नंबर डाल के, यू कैन से दैट इज एल्गोरिथम। तो हम सीखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। तो एक तरीका तो क्या है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसे चाय बनाने का भी एक एल्गोरिथम है कि सबसे पहले आपने एक सॉस पैन लिया, पानी को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद आपने उसमें शुगर ऐड किया, उसमें आप चाय पत्ती ऐड करते हैं, कुछ लोग उसके अंदर दालचीनी डालते हैं, कोई तुलसी जी डालते हैं। इसके बाद यू विल बॉयल दैट, यू विल ऐड मिल्क। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उसे बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसे छान लेते हैं और फिर ग्लास में कर लेते हैं। तो दीज आर सम स्टेप्स। तो दीज स्टेप्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। तो एक अप्रोच तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या है? एल्गोरिथमिक अप्रोच है। तो इसी यूनिट 1 के अंदर जो हाफ पोर्शन है, यूनिट 1 में 50% है एल्गोरिथम फ्लोचार्ट और ये डिस्कशन, और 50% है सी प्रोग्रामिंग। तो यूनिट 1 को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट 2 3 4 चैप्टर्स ऑफ एनी बुक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। वी विल बी एबल टू डू दैट। तो एक तो अप्रोच है एल्गोरिथमिक अप्रोच, जैसे कि स्टेप बाय आप स्टेप कोई प्रोसीजर लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। फिर आप फोकस करते हो लॉजिक पे, नॉट कोड। एल्गोरिथम जब आप लिखते हैं तो आप ऐसा नहीं कहते हैं कि आपने एल्गोरिथम सी में लिखा या C++ में लिखा या डेटा स्ट्रक्चर में लिखा या पाइथन में लिखा। एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम है विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं तो उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप कंस्ट्रक्ट को यूज करते हैं। जैसे कि सी में जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे, सी का प्रोग्राम बनाएंगे, तो सी के प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे मैं कहता हूं कि प्रिंट कर दो एक नंबर, तो इंग्लिश में तो लिखूंगा प्रिंट ए नंबर, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में उसके लिए प्रिंट एफ यूज करूंगा। यहां लिखूंगा एल्गोरिथम में इनपुट ए नंबर, सी प्रोग्रामिंग में उसके लिए मैं स्कैन एफ यूज करूंगा। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथमिक अप्रोच है
दूसरा क्या अप्रोच है? डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। दिस इज अगेन सेकंड अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच क्या होती है? किसी प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और ब्रेक ए बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम। छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व ब्रेक कर लेते हैं और फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके उनको ठीक करके फिर वाकई मर्ज करते जाते हैं, यानी कि सॉल्व ईच स्मॉल पार्ट एंड कंबाइन दी रिजल्ट। फिर आप उसे कंबाइन कर देते हैं। तो पहले डिवाइड करते हैं फिर कॉन्क्योर करते हैं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में तो सी प्रोग्रामिंग, और सेकंड सेमेस्टर में जब आते हैं तो इससे रिलेटेड जो पेपर है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें आप ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है? कि अरेंज करना, जैसे कि नंबर को अरेंज करना, कैरेक्टर्स को अरेंज करना। तो अरेंज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है मर्ज सॉर्ट, एक तरीका है क्विक सॉर्ट। तो ये जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है इस पैटर्न को फॉलो करता है, जिस पैटर्न को हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रॉब्लम कहते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर में क्या करते हैं? पहले बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, फिर उनको सॉल्व करके आप उसे मर्ज करना, जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पहली अप्रोच है एल्गोरिथमिक अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी प्रोग्राम को लिखने की, यू कैन से किसी प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को या किसी प्रोग्राम को बनाने की पहली जो अप्रोच है एल्गोरिथमिक। दूसरी है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तीसरी है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं? स्टार्ट विद द मेन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे डिवाइड करते हैं स्मॉलर मॉड्यूल्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। किसी लैंग्वेज में मॉड्यूल बोलते हैं, किसी लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं, किसी में प्रोग्राम बोलते हैं, किसी में सब प्रोग्राम बोलते हैं, किसी में सब रूटीन बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सी में हम उसे क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। तो डिवाइड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल और फंक्शन, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल फंक्शंस का यूज करते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर एक पूरा चैप्टर है फंक्शंस इन सी। तो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका मतलब किस अप्रोच को समझ रहे होते हैं? टॉप डाउन अप्रोच के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच क्या होती है? सॉल्व स्मॉलेस्ट पार्ट फर्स्ट। सबसे छोटे पार्ट को सॉल्व करो और कंबाइन देम बिल्ड टू ए फाइनल सॉल्यूशन। पहले सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर नहीं है। डिवाइड में तो डिवाइड करते जाते हैं, वो प्रॉब्लम ही रहती है, फिर उन्हें हम क्या करते हैं? सॉल्व करके मर्ज करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्मॉलर पार्ट फर्स्ट एंड देन कंबाइन देम टू बिल्ड द फाइनल सॉल्यूशन, जैसे कि बिल्डिंग स्मॉल सी फंक्शंस एंड देन इंटीग्रेटेड इनटू मेन प्रोग्राम। हम क्या करते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ेंगे व्हेन ए प्रोग्राम ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब किसी प्रोग्राम का साइज बढ़ता चला जाता है, तो जब बढ़ता चला जाता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी? उसे समझना मुश्किल हो जाता है, उसे इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें घूमना, ट्रेवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स आर नोन एज फंक्शन। तो उस समय पे हम किस अप्रोच के साथ काम करते हैं? बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करते हैं। एक आइटरेटिव अप्रोच होती है। आइटरेटिव अप्रोच को समझने के लिए हम आइटरेशन के साथ काम करेंगे, हम लूप्स के साथ काम करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। आपको मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूं कि हम आइटरेटिव अप्रोच को कब यूज करेंगे। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट आर दी स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे विच इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटेशनल। तो रिपीटेशनल वाले जो हैं, जो 3 होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उसको हम क्या कहते हैं? आइटरेटिव अप्रोच ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। और एक ये अप्रोच हम पढ़ेंगे दैट इज रिकर्सिव अप्रोच विच इज अपोजिट टू आइटरेटिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच कौन सी होती है? हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिकर्शन। व्हाट इज रिकर्शन? व्हेन प्रोग्राम कॉल टू इटसेल्फ, व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ। ये फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो फंक्शन में लास्ट टॉपिक होगा रिकर्सिव फंक्शन। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको कि कॉल करने का क्या मतलब है, पैरामीटर पास करने का क्या मतलब है। लेकिन आइटरेटिव अप्रोच के बाद रिकर्सिव अप्रोच समझने को कहां मिलेगी? जब हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे, और एक खास तरह की प्रॉपर्टी होगी दैट इज रिकर्सिव फंक्शन। व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन विद द स्मॉलर इनपुट्स। व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ, जब वो खुद को कॉल करता है, बार बार खुद को कॉल करता है, तो यही बात है, बाय कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन विद स्मॉलर इनपुट चेंज हो जाता है लेकिन वो खुद घूमता रहता है, दैट इज रिकर्सिव अप्रोच। जैसे कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हम रिकर्शन से बनाते हैं, या फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी टर्म को
आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन का, रिकर्सिव अप्रोच का यूज करते हैं। तो दीज आर दी अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? एल्गोरिथमिक अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, आइटरेटिव अप्रोच एंड रिकर्सिव अप्रोच। ये दिस इज द सिक्स्थ वन, 3 4 5 6, दिस इज द सिक्स्थ वन। सॉरी, देयर आर टोटल 6 अप्रोचेस। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्लाइड मैंने रखी हैं, इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का आ सकता है या 5 नंबर का ये जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप ये 6 हेडिंग डाल के आप बता सकते हो। ठीक है, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द फर्स्ट लेक्चर, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ यूनिट नंबर 1। जो सिलेबस है उसकी पहली जो 2 लाइन लिखी है उसी में ये कवर होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हो, सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपके सामने कौन सा आता है? दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाते हो, विंडोज पे आ जाते हो या लिनक्स पे आ जाते हो, यूनिक्स पे आते हो, फिर आपको दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो क्या क्या ऑपरेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? हालांकि कंप्यूटर फंडामेंटल में आप पढ़ रहे होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट करना, है ना। मैनेजमेंट वर्ड आप ऐसे समझ सकते हो, मैनेज कब करना होता है? मैनेज जब करना होता है जब या तो चीजें कम होती हैं या ज्यादा होती हैं, तो यू नीड टू मैनेज द थिंग्स। तो यहाँ पे मेमोरी क्या है? आज तो ये खैर प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी का साइज बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है। तो मेमोरी को मैनेज करने का काम, किस इंस्ट्रक्शन को, किस प्रोग्राम को मेमोरी की किस लोकेशन पे जाना है, कहाँ पे उसे जगह मिलेगी मेमोरी के अंदर, कहाँ से कौन सा इंस्ट्रक्शन स्टोर होना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन बाहर जाना है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये कैशिंग एक दूसरा काम है इसका। कैशिंग का क्या मतलब है? एक मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है। जो कैशे मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वैसे तो वर्ड ये कैश ही है, CACHE, वैसे तो वर्ड ये कैश है, लेकिन होता क्या है, जिन डेटा की या जिस इंस्ट्रक्शन की जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। सीपीयू काम कैसे करता है? जब उसे कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, कोई उसे डेटा मिलता है, तो अगर वो मेमोरी से बार बार जाने का काम करेगा, पहले मेमोरी के पास जाएगा, रीड करेगा, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेमोरी में फिर से राइट करेगा, तो ये मेमोरी रीडिंग और राइटिंग में टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बचने के लिए जिन चीजों की या जिन इंस्ट्रक्शन या डेटा की जरूरत कंप्यूटर को यानी कि सीपीयू को बार बार पड़ती है, तो वो उसे अपने पास रखता है। अपने पास का मतलब है एक हाई स्पीड मेमोरी के पास रख लेता है, अपने पास एक जगह बना लेता है, या एक कैशे मेमोरी जिसे हम कहते हैं उसमें रखता है, जिसका जो एक्सेस स्पीड है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ मेमोरीज। वी विल डिस्कस इन सेकंड लेक्चर की जब हम मेमोरी हायरार्की के बारे में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा व्हाट इज बेसिकली कैशे मेमोरी। तो कैशिंग का काम भी कौन करता है? कैशे इन, कैशे आउट, कैशे मेमोरी में क्या रहना चाहिए, कैशे मेमोरी से क्या बाहर जाना चाहिए, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्रोसेसर मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट, यू कैन से, नॉट प्रोसेसर, यू कैन से प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जितने भी काम होते हैं वो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। जो भी काम होना होता है वो प्रोसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो किस प्रोसेस को पहले मिलेगा सीपीयू, क्योंकि काम किसका होगा, कौन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जिस सीपीयू मिलेगा। इनपुट आउटपुट मिले, सीपीयू मिल, इनपुट डिवाइस मिले, आउटपुट डिवाइस मिले, मेमोरी मिल जाए, नहीं, जब तक सीपीयू नहीं मिलेगा ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, ये मैनेजमेंट करने का काम भी किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, किसी इंस्ट्रक्शन को आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा जो है प्रिंट आउट हो जाए, तो डिवाइस मैनेजमेंट, किसी भी तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या पेरिफेरल डिवाइसेस, या मेमोरी डिवाइस, या सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डेटा जो भी स्टोर होता है वो फाइल की फॉर्म में होता है। जैसे फाइल वर्ड को मैं किससे ले लेता हूं? मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से ले लेता हूं, कि जो डेटा है सेकेंडरी पे, जो परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, उसमें डेटा फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो फाइल को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? जैसे मैंने सिस्टम ऑन किया तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? विंडोज आया, तो इंटरफेस कहां से मिला? मुझे विंडोज से मिला। विंडोज के बाद मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो विंडोज यानी कि अगर मैं डॉस यूज करता हूं तो वहां पे क्या मिलता है? कमांड इंटरप्रेटर मिलता है, क्योंकि डॉस में क्या होता है? हम कमांड लिखते हैं। तो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कमांड इंटरप्रेटर कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बूट कौन करता है? बूटिंग क्या प्रोसेस है? वार्म बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग,
तो ये सब आपने पढ़ा है कंप्यूटर फंडामेंटल में या पढ़ रहे होंगे कि जब आप सिस्टम का स्विच ऑन करते हो और अपने प्रॉम्प्ट तक आने तक या अपने एप्लीकेशन अपनी टारगेट तक आने पे जो बीच में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं है, डेटा सही जगह सेव हुआ कि नहीं है, जो आपका जो कर्नल है उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले बायोस स्टोर होता है। तो ये पूरी स्टोरी है बूटिंग प्रोसेस की। तो बूट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन करना, हार्डवेयर को प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारा काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो 2 नंबर में ये बात पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप 2-2 लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं। मेमोरी को मैनेज करने का काम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, इसको मैनेज करने का काम, कैशे का काम, ये सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। मुझे अल्टीमेटली कहां पहुंचना है? मुझे सी प्रोग्रामिंग पे पहुंचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द फर्स्ट लेक्चर। I have explained that what is data and information. Now you should know about that what is data. Raw facts and figures are known as data and processed data is known as information. ठीक है? तो अब किस तरह का डेटा होता है? डेटा कैन बी, इट कैन वेरियस फॉर्म। टेक्स्ट में भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है। ये सब क्या है? सब टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है? और इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स बाय इटसेल्फ इज जस्ट अ डेटा। नंबर की जो लिस्ट है वो क्या है? डेटा का एग्जांपल है। बट व्हेन ऑर्गेनाइज इनटू अ टेबल एंड लेबल्ड विद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज डेट्स, कैटेगरीज, तो ये क्या बन जाता है? ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बन जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। टाइप ऑफ डेटा ये जानना जरूरी है आजकल, क्योंकि आप एमसीए में हैं और 2 साल में आपको बहुत सारी बातें समझनी है। तो आपको ये समझना चाहिए किस तरह का डेटा मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक तो है स्ट्रक्चर्ड डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने में, जो ऑर्गेनाइज है बेटर तरीके से, जिसका फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, टिपिकली स्टोर्ड इन डाटाबेसेस या स्प्रेडशीट में, जिसे हम स्टोर कर लेते हैं। आज की प्रॉब्लम क्या? आज का जो डेटा है, सोशल मीडिया का डेटा है, जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस तरह के डेटा के साथ काम करना भी हमें आना चाहिए। तो टाइप ऑफ डेटा में एक है स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हमें उस प्रोग्रामिंग तक पहुंचना है कि हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को मेंटेन करना भी सीख लें और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करना और उसके ऊपर प्रोसेस करना भी हमें आना चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होती है? मैंने भी बताया, एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर टू चेंज द स्टेट ऑफ इनपुट, और उसे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट करने में जो भी हम कमांड देते हैं, दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन। दिस इज सिंपल इन डेफिनेशन। अदरवाइज जो मशीन जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो कंट्रोल यूनिट, अभी मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट किसी का अजय एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे कहेगा? वो एडिशन करने के लिए कुछ इक्विवेलेंट कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, 0101 की फॉर्म में होंगे, डिजिटल सिग्नल्स होंगे। वो बेसिकली सेट ऑफ 8 बिट्स, सेट ऑफ यू कैन से 16, 32, 64, दैट इज यू कैन से बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, विच इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन को क्या क्या होता है? ऑपरेशन कोड होता है और ऑपरेंड होते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो ये a b c ये क्या है? ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑप कोड। और सॉरी, ये जो a b c है इन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। जिनके ऊपर ये काम करता है उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं। और ये इक्वल सिंबल, ये प्लस सिंबल, ये क्या है? ऑपरेशन कोड। बेसिकली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन। ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? असाइनमेंट। तो दिस इज बेसिकली वन इंस्ट्रक्शन। ये ऐसी तो इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट कुछ जनरेट होगा। जैसे असेंबली में इसके इक्विवेलेंट ऐड लिखते हैं, a, b लिखते हैं, या a, b, c लिखेंगे, यानी कि b और c की वैल्यू ऐड होकर किस में आ जाए? a में आ जाए। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग तरीका, ये में सी प्रोग्रामिंग का लिखा है। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच कंटेन्स ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स। और
और भी इंस्ट्रक्शन होती है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जो केवल डेटा को एक जगह से दूसरे ले जाने में काम करती हैं, जो डेटा को मूव करती हैं, दैट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जो कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, कंट्रोल सिग्नल को एक जगह से फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल करती हैं, वो क्या होती है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं। जो इनपुट और आउटपुट टाइप के लिए बनी होती हैं, इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो इनपुट आउटपुट टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो दीज आर दी different type of instructions. Program, we know very well what is program. Organized collection of instructions is known as program. जब बहुत सारी organized collection इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो उससे क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। तो हम क्या बनाएंगे, हम प्रोग्राम ही बनाएंगे। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। दिस इज द ब्लॉक, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस वाले एग्जाम पेपर में भी आ जाता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। उसके ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर, है ना, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और ये क्या है, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेस, या यू कैन से दिस इज, यू कैन से मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं इसे, इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यू कैन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसमें सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस भी होता है, इंटरफेस भी होता है, यहां पे भी एक इंटरफेस होता है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। इंटरफेस या आयो इंटरफेस, इंटरफेस या आयो इंटरफेस। इनपुट और आउटपुट, ये जो इनपुट डिवाइस है और ये सीपीयू, इन दोनों की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप किसी इनपुट करते हो इनपुट डिवाइस से, तो हो सकता है एक प्रोग्राम को लिखने में आपको 15 मिनट लग जाए, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करता है सीपीयू विद इन ए माइक्रो सेकेंड, उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसकी स्पीड में और इसकी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। उसको मैनेज करने के लिए ये इंटरफेस लगाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल बफरिंग भी होता है, जो यहाँ से इनपुट लेता रहता है, यहाँ पे स्टोर करता रहता है, और जब सीपीयू खाली होता है, किसी और काम को नहीं कर रहा होता, तब वो इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, तब सीपीयू उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत महंगा कंपोनेंट है। इसके 100% यूटिलाइजेशन के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें सीपीयू को यूज करना है। सीपीयू किसी डेटा के ऊपर काम करने के लिए मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, मेमोरी से डेटा सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट दी, कंट्रोल यूनिट जनरेट दी कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, वो आउटपुट डिवाइसेस पे, जैसे कि मॉनिटर है, या फिर हमारा प्रिंटर है। मॉनिटर का जो आउटपुट होता है उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, और प्रिंटर का जो आउटपुट होता है उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। दीज आर दी फ्लो लाइंस इनपुट और आउटपुट के लिए। तो दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज दी बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, विच हैज 2 डिजिट 0 and 1 एंड परफॉर्म मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। कंप्यूटर ही वर्ड वहां से लिया जो कंप्यूट कर सकता है। इनपुटिंग यानी कि इनपुट करने वाला जो एंटर करता है डेटा को, स्टोरिंग यानी कि मेमोरी, प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग एलिमेंट, आउटपुटिंग यानी आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोलिंग का मतलब जो कंट्रोल यूनिट काम करता है। तो ये पूरे डायग्राम से ये 6 बातें लिखी हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इनपुटिंग के लिए इनपुट डिवाइस, स्टोरिंग के लिए मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका पार्ट कौन है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आउटपुटिंग के लिए आउटपुट डिवाइसेस, और कंट्रोलिंग के लिए कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। द अबव ऑपरेशन हैव टू बी डायरेक्टेड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बी कंप्लीटेड। वो सीक्वेंस कौन बताता है, वो इंस्ट्रक्शंस कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट बताता है। सब थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगता नहीं मैं जल्दी में हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, ज्यादा समय इसमें मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। इनपुट यूनिट जो इनपुट करता है, स्टोरेज
जो एंड रिजल्ट को या इनपुट को, एंड रिजल्ट मतलब सपोज यू वांट टू कैलकुलेट a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो b प्लस सी करने के बाद प्लस कौन करेगा, ये तो प्रोसेसिंग एलिमेंट करेगा, b और c की वैल्यू कौन लाएगा, इनपुट डिवाइस लाएगा, और प्रोसेस करने के बाद इनपुट पे वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, वो एंड आउटपुट होगा। तो एंड रिजल्ट कहां पे स्टोर होगा, स्टोरेज यूनिट के पास होगा। ठीक है, एक वर्ड और है इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट का क्या मतलब है, सपोज एक इंस्ट्रक्शन है a इक्वल्स टू b प्लस सी और दूसरी इंस्ट्रक्शन है x इक्वल्स टू a प्लस जेड। तो यहाँ पे a क्या हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गया। अल्टीमेटली आपको x का आउटपुट चाहिए, तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया a इक्वल्स टू b प्लस सी करने के बाद वैल्यू किस में आएगी, a में, ये मेमोरी में स्टोर कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो a की वैल्यू है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में इनपुट का काम करेगी। तो अगर ऐसा कुछ है दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट प्राइमरी और सेकेंडरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये याद रखना है। दैट ए प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली, डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन करता है सीपीयू वो किससे करता है, प्राइमरी मेमोरी से करता है या मेन मेमोरी से करता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो डायग्राम पूरा कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज पार्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट विच इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो एक्चुअली अर्थमेटिक टाइप की और लॉजिकल टाइप की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं कि जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड है, लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल और है, या और भी इससे मिलके जो ऑपरेशन बनते हैं। तो यानी कि लॉजिकली ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है एलयू, अर्थमेटिक तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर ही सकता है। तो दिस इज अबाउट द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट विच जनरेट द कंट्रोल सिग्नल, यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट आल्सो नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग। ये तो केवल एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिससे कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। और आउटपुट यूनिट यानी कि जिसके ऊपर हम आउटपुट को देखते हैं, वो सॉफ्ट में भी हो सकता है, वो हार्ड कॉपी में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 24-25 में, इसलिए मैंने इसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन राइटिंग रीडेबल, मेंटेनेबल एंड एरर फ्री कोड। ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस बताओ जो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को, मेंटेनेबिलिटी को और एरर फ्री कोड को सपोर्ट करता है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट एम्फसाइजेस डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू स्मॉल logical and manageable part using control structure such as sequence, selection and iteration। तो ये C प्रोग्रामिंग कैसी प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सबसे पहला पॉइंट यहां से मिला आपको। C और C++ में क्या डिफरेंस है, C इज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या मिलता है आपको, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन C प्रोग्रामिंग एंड इज कंसीडर्ड ए बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड रिलायबल प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो C एग्जाम्पल है जिसे हम पढ़ेंगे, उसमें हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, लॉजिकल मैनेजेबल पार्ट यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू लूप। सीक्वेंस मिलता है, सिलेक्शन मिलता है और आइटरेशन मिलता है। ये इसी का है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब इफ एल्स। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन करते हैं। और आइटरेशन क्या है, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप। ये इसी लाइन से संबंधित है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो चैप्टर होगा जिसमें हम एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। रीडेबिलिटी का क्या मतलब है, विच इज मोर रीडेबल। अगर आपने एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में लिखा है, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की खास बात क्या है कि वो रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेक्स द कोड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड को रीड करना और पढ़ना आसान है। इट ब्रेक्स लार्ज टास्क इनटू स्मॉल मॉड्यूल। क्योंकि जब भी हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, थोड़ा बेसिक करने के बाद डायरेक्टली हम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे थ्रू फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन का मतलब क्या है कि साइज जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी को। जब रीडेबिलिटी बढ़ जाती है तो कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जिससे कि हम प्रोग्राम को इजीली मेंटेन कर पाते हैं, तो इससे मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ती है। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द कोड बिकम्स इजियर एंड मोर एफिशिएंट। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की खास बात है कि कोड को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाते हैं,
अलग अलग, जैसे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर में 2 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैं पूरा एक टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाऊंगा। एक मैं एडिशन करूंगा, 4 लाइन का एक कोड लिखूंगा एडिशन के लिए, 4 लाइन का कोड लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन, 4 लाइन का कोड डिवीजन, 4 लाइन कोड इस ऑपरेशन के लिए, 4 लाइन का कोड इस ऑपरेशन के लिए। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर जब ब्रेक करते हैं तो रीडेबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ती है। मान लीजिए मैंने प्रोग्राम को रन किया और एडिशन सही नहीं आ रहा, तो पूरे प्रोग्राम को मेंटेन या रीड करने की जरूरत नहीं है, केवल एडिशन वाले ब्लॉक को देखना है, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एरर रिड्यूस हो जाती है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, एरर फ्री कोड लिखते हैं क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है। एक तरीका है लिखने का, पहले हम फंक्शन का प्रोटाइप लिखेंगे, फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन को मेन के बाद लिखेंगे या उससे पहले सेपरेटली लिखेंगे। तो एक एरर फ्री कोड लिखने का तरीका मिल जाता है, या जो खास बात है किसकी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलरिटी, ये फंक्शन लिखना ही मॉड्यूलरिटी है। व्हेन प्रोग्राम ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी वी ब्रेक दैट प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। एक तरीका है जिसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को, बड़ी प्रॉब्लम को, बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एनहांस कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब है मल्टीपल प्रोग्राम वर्क्स ऑन ए प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर कोड प्रिवेंट्स confusion. Such programmer can work on separate modules. Clear structure makes easy to understand other code. Standardized format promotes teamwork. तो हम जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेरा, ये आपका, ये आपका, तो हमें अपने अपने स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो किसी तरह के कोई कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनहांस करता है आपस में कोलैबोरेशन वर्क को, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्राम लिखने का पर्पस क्या है, आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022-23 में, हाउ इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजफुल फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। तो लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो तरह की है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज थॉट ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। व्हाई it is middle level language? Because in C programming we can do programming up to low level and up to high level. लो लेवल की प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं। लो लेवल की प्रोग्रामिंग का मतलब है व्हेन प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड टू द मशीन, यू आर गोइंग टू राइट सम प्रोग्राम फॉर बेसिकली पर्टिकुलर मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो असेंबली के साथ मिलकर हम बहुत अच्छे, सी और असेंबली मिलकर एक बहुत अच्छा लो लेवल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है। और हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, फाइल हैंडलिंग, इस तरह की फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में होती हैं। तो दैट्स व्हाई सी इज नोन एज मदर लैंग्वेज। तो ये जो सी लैंग्वेज है, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस तरीके से होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी है, जावा है, पाइथन है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग प्रोग्राम इन सिस्टमेटिक, organized and efficient manner. They provide features that make programming easier, faster and less error prone. Easy to read and write है, अभी वो आंसर मिला था कि रीडेबिलिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है। इजी टू रीड है, आपने जो कोड लिखा वो इजी टू रीड है और उसे लिखना भी आसान है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ता है। मशीन में तो ये प्रॉब्लम थी, आपको ये समझना पड़ता है, 0-1 को समझना पड़ेगा तब आप लिख पाओगे। यहाँ पे तो सिंपल इंग्लिश है और उसे कंस्ट्रक्ट को बस समझना है, तो इजी टू रीड एंड राइट है। सपोर्ट मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, यह भी हमने पढ़ा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक करके मॉड्यूलरिटी इंक्रीज करते हैं। तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो और डिटेल में पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। और ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मिलती है किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, सिंस द लैंग्वेज इज सिंपलर डेवलपर्स कैन राइट प्रोग्राम्स फास्टर। तो जब लैंग्वेज सिंपल है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है सी प्रोग्राम लिखा तो इस कंप्यूटर के लिए अलग से लिखा जाएगा, दूसरे कंप्यूटर दिल्ली में जाओगे तो वहां अलग से लिखना पड़ेगा, नहीं। पहले ऐसा मशीन में होता था, मशीन लैंग्वेज में, कि ये इस मशीन पे चलेगा, ये दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा, 086 पे चलेगा, 8085 पे नहीं चलेगा, उसका मशीन इंस्ट्रक्शन अलग है, आर्किटेक्चर अलग है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ लाइब्रेरी बनी बनाई मिलती हैं, फंक्शंस, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस मिलते हैं, इसका कुछ सिंपल सिंटेक्स है, कोई टिपिकल सिंटेक्स, सिंटेक्स है मतलब फॉर्मूला ऑलरेडी पहले गिवन है, और ऑटोमेटिक मेमोरी हैंडलिंग है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में भी मेमोरी को हैंडल करने के कुछ लाइब्रेरी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, आपने एक कोड एक बार लिखा
थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद उस कोड को आप दोबारा भी दूसरी जगह यूज कर सकते हो। तो ये मेंटेनेबिलिटी को, यानी कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजियर टू मॉडिफाई, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड होता है, इजी टू अपडेट होता है, आप इजीली इसे अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मशीन कोड समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अपडेट दिस। एरर कम होती है। एरर क्या होती है? जैसे कि दो तरह की होती है, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर। तो रिड्यूस करता है एरर को, प्रिवेंटिंग लॉजिकल मिस्टेक्स, कैचिंग सिंटेक्स एरर ओनली अर्ली, प्रोड्यूसिंग मोर रीडेबल रिलायबल प्रोग्राम। तो कैसे ये कैच कर लेता है? क्योंकि जब आप प्रोग्राम को, जैसे सी प्रोग्राम का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो पहले आप उसे कंपाइल करते हो। तो कंपाइलेशन में क्या होता है? प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करते हैं तो आपको सिंटेक्स एरर पता लग जाती है। तो ये रिड्यूस करता है एरर्स को। जब एरर आपको पता लग जाती है, बताता है यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे एरर है, आप समझ के उस एरर को रिमूव कर सकते हो। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट। जो मशीन लैंग्वेज थी इससे पहले, जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, दोज लैंग्वेजेस वर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है ये जो मशीन का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रोसेसर इसके लिए काम करेगा, इस पे ये प्रोग्राम चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। जैसे असेंबली के प्रोग्राम के लिए असेंबलर की जरूरत थी, यहाँ चलेगा, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन और रीडेबिलिटी मिलती है हमें, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो these are the features of high level programming language which is useful for systematic development of a program. Easy to write, easy to read, modular programming को support करता है, structure provide करता है, productivity बढ़ जाती है, ज्यादा लिख सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, maintainability बढ़ती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, कम से कम एरर होती है, एरर पहले पता लग जाती है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और डॉक्यूमेंटेशन और रीडेबिलिटी इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा जो था, ये हालांकि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल, बट इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड इट इज मेंशन इन योर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट की जो पहली 3 लाइन है, फ्लो चार्ट और लॉगरिथम से पहले 2 लाइन लिखी, और वहां से ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नाउ यू कैन आंसर, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन राइटिंग रीडेबल, मेंटेनेबल और एरर फ्री कोड। यहीं से मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो कब पूछा गया? 2024-25 में पूछा गया। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ यू कैन आंसर, 2024-25 में पूछा गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजफुल फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन आल्सो। व्हाट इज कंप्यूटर, नाउ यू नो, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। आप कहेंगे आप बेसिक सी प्रोग्रामिंग, हमारा पेपर, आप बेसिक की बात क्यों करें? बट क्योंकि पहली यूनिट में 21-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए और वो सब एक्सप्लेन कीजिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, एएलयू, सब बनाना पड़ेगा आपको। डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, मैंने आपको बता दिया। जो टेक्निक थी डिवाइड एंड कॉन्क्योर, वो जो 4 हमने टेक्निक बताई थी, वो इसका आंसर है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो इट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस ऑल इन दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की और ट्रांसलेटर की, क्योंकि यहां से भी 2-3 क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड ट्रांसलेटर के बारे में। उसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर होगा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, जिसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। और फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के बाद 4th लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।